नमस्ते। नमस्ते। आपका रेनेशा IAS के ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत है शुभम जी। थैंक यू। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई आपकी सफलता के लिए। आप अपना परिचय दीजिए और अपने बारे में बताइए कि कौन सा आपको रैंक मिला है, कौन सा पोस्ट मिला है, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं इस संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया का जो सबसे एक महत्वपूर्ण पड़ाव है साक्षात्कार का, उसमें रेनेशा IAS ने मेरे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। तो सबसे पहले रवि सर को और मैम को एवं इस संस्था से जुड़े हुए सभी शिक्षकों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम शुभम गांगुली है और वर्तमान में झारखंड JPSC में मैंने 12वां रैंक हासिल किया है एवं झारखंड प्रशासनिक सेवा में मेरा चयन हुआ है। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपका। प्रशासनिक, क्या आपकी पहली इच्छा प्रशासनिक सेवा ही था? जी, मेरी पहली इच्छा प्रशासनिक सेवा में आने की ही रही है। ये आप कब सोचे कि हमको प्रशासनिक सेवा में आना है या सिविल सर्विसेज में जाना है? इसका विचार आपके मन में कब आया? ये थोड़ी सी कहानी लंबी हो जाती है, क्योंकि 12वीं के दौरान सबसे पहले मैंने नीट की प्रिपरेशन करी थी और उस पर मैं असफल रहा था, परंतु डेंटल में मेरा सिलेक्शन हुआ था, परंतु अनफॉर्चुनेटली MBBS में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। समाज के लिए एवं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ करने की जो मेरे अंदर में इच्छा थी, उसी ने मुझे ये सिविल सर्विसेज की ओर आने के लिए हमेशा से प्रेरित किया। तो सबसे बड़ी प्रेरणा तो वही रही है कि लोगों के लिए कुछ करना है, और दूसरा मुझे यही माध्यम लगा कि यही एक क्षेत्र ऐसा है जिससे मैं समाज के हर तबके के साथ जुड़ सकता हूँ। साथ ही साथ माता पिता एवं मेरी जो दीदी हैं, उनकी प्रेरणा हमेशा मेरे साथ रही, एवं मेरे जो एक सीनियर रहे हैं, मित्र रहे हैं, डॉक्टर अभिषेक कुमार, उनका भी हर एक पड़ाव पर मेरा साथ रहा है। तो एक अभ्यर्थी को सिविल सेवा की तैयारी में कितना समय जनरली, खासतौर पर अगर झारखंड की बात करें तो देना चाहिए आपके विचार से? 1.5 से 2 वर्ष का समय जो होता है, मेरे समझ से मोर देन इनफ है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप सारे जो भी विद्यार्थी आने वाले समय में JPSC की तैयारी करेंगे, आप लोगों को मेरे सलाह ये रहेगा कि आप लोग अपना जो एरिया है वो काफ़ी ब्रॉड रखेंगे। आप अपने झारखंड के साथ साथ में जो भी पैरेलल स्टेट्स हैं, आप उसकी भी तैयारी करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपका सोचने का दायरा बढ़ेगा, लिखने का दायरा बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं JPSC में आपको इससे मदद ही मिलनी है। तो जैसे कि आप JPSC प्री हुआ तो उसमें आपका यहाँ 2 पेपर हैं, तो आपका फोकस किधर ज़्यादा रहा? मेरा फोकस दोनों पेपर पर ही था, क्योंकि आप कह नहीं सकते हैं कि कौन सा पेपर GS1 और GS पेपर और जो झारखंड बेस्ड पेपर है, कौन सा पेपर टफ आ जाएगा, ये एक अनसर्टेनिटी है, आप नहीं कह सकते हैं। तो दोनों पेपर पर ही आपको ध्यान अच्छे तरीके से देना ही होगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, कट थ्रोट कंपटीशन है, और बहुत अच्छे ऐसे विद्यार्थी भी रहे हैं जिनकी मेंस की तैयारी काफ़ी अच्छी रही है, परंतु वो प्रीलिम्स में छट चुके हैं। तो ऐसा नहीं आपके साथ भी हो, इस वजह से आप दोनों विषयों को आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। मैंने भी यही किया था। तो जैसे प्रीलिम्स की तैयारी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो मेंस उनकी बहुत अच्छी तैयारी होती है, वो सोचते हैं कि लास्ट में जैसे कि नोटिफिकेशन जब आया तब हम 2 महीने का तैयारी कर लेंगे और एग्ज़ाम को अटेंड करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है उनका मैक्सिमम स्कोर करने में, ऐसा को लगता है? हाँ बिल्कुल। थोड़ा देखिए, हमारी जो सिविल सेवा का जो पैटर्न रहा है, इसमें हम लोग अगर किसी कारणवश अगर प्रीलिम्स की परीक्षा कोई भी विद्यार्थी नहीं उत्तीर्ण कर पाया है, तो अगला प्रीलिम्स कोई भी परीक्षा का आने में तकरीबन 1 वर्ष का समय होता है न्यूनतम। तो उस पूरे वर्ष के दौरान अगर हम लोग प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, तो ये मेरे समझ से कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बीच के समय में हमें मेंस के लिए प्रिपरेशन करना ही होगा, परंतु अगर परीक्षा के 2 या 3 महीने या तकरीबन 4 महीने पहले से हमें प्रीलिम्स डेडिकेटेड धीरे धीरे होकर के हो जाना चाहिए, और तकरीबन 2.5 से 3 महीने पहले टोटली प्रीलिम्स पे डेडिकेट हो जाना चाहिए। तो ये तो जो पहले से पढ़े हुए हैं उनके लिए, लेकिन जो फ्रेशर हैं उनके लिए शायद ये नहीं, बिल्कुल नहीं। आप फ्रेशर जो हैं वो अगर चाहेंगे कि 3 महीना में कंप्लीट कर लें तो बहुत दिक्कत वाली बात होगी, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट, बहुत कंफ्यूजन होगा, बहुत दिक्कत होगा। वो जो लोग कर चुके हैं, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, एकदम कम मार्जिन से छूट चुके हैं, ये उनके लिए है। जो फ्रेशर्स हैं, आप सबसे पहले उनको मेरी यह सलाह रहेगी कि आप लोग अपना सबसे पहले जो सिलेबस है वो आप कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, उसके बाद ही आप लोग इस तरह की किसी भी स्ट्रेटजी में जाएंगे। जैसे मेंस का झारखंड में 4 पेपर है ना,
सबका अलग अलग नेचर है, सबका अलग अलग है, और हर में झारखंड को महत्व दिया गया है। मेंस में हर पेपर में झारखंड को, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, साइंस हो, झारखंड को वैल्यू दिया गया है। तो हर एक सिलेबस को देखते हुए हर एक पेपर में एक स्टूडेंट का क्या प्लान होना चाहिए कि वो बेहतर आंसर राइटिंग कर पाए। बेहतर आंसर राइटिंग के लिए कोई खास स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। बिल्कुल, आंसर राइटिंग आपका नॉलेज के साथ साथ में आप कैसा कॉपी पे आप शो कर रहे हैं, तो बिना स्ट्रेटेजी के ये संभव ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी लिमिटेड टाइम में आपको शो ऑफ करना है अपने कॉपी पे। आपकी कॉपी ही आपका चेहरा है और आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर चूंकि यह झारखंड बेस्ड एग्ज़ाम है, तो अगर हम लोग कोई भी आंसर में, अगर वो झारखंड स्पेसिफिक, झारखंड का हर एक सेक्शन पे जैसा कि आपने बताया कि क्वेश्चन आते हैं अलग से, लेकिन इसके बावजूद भी जो जीएस बेस्ड क्वेश्चन है उसमें भी अगर हम लोग झारखंड स्पेसिफिक स्कीम का मेंशन करें, उनसे जैसा सर से मेरी बात होती थी और बीच में भी मेंस के दौरान भी सर से मैंने मार्गदर्शन लिया था, और इसी संस्था की ही एक पूर्व विद्यार्थी चयनित रही आशा साहू मैम, उनकी कॉपी मैंने नेट पर देखी थी, वो अवेलेबल है, तो उस पे से भी मैंने सीखा है बहुत कुछ। तो वहाँ पर है कि आपका इकोनॉमिक्स का सवाल है, झारखंड स्पेसिफिक नहीं भी है, लेकिन अगर झारखंड स्पेसिफिक कोई डाटा आप मेंशन कर रहे हैं, स्कीम मेंशन कर रहे हैं और कुछ फ्लो चार्ट्स वगैरह बना रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक नॉर्मल फैक्ट बेस्ड आंसर से, मतलब नॉर्मल प्लेन आंसर से आपको वो अलग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो स्ट्रेटजी तो होनी ही चाहिए। तो जैसे अगर हम आपको पूछे कि एक आइडियल आंसर लिखना है ना, उसमें क्या क्या चीज़ शामिल करना चाहिए? एक आइडियल आंसर कोई भी पेपर का, अगर हम एक आइडियल आंसर की बात करते हैं तो क्या होना चाहिए? क्या वो सिर्फ पैराग्राफ बेस्ड होना चाहिए या फिर पॉइंट वाइज होना चाहिए या सबका मिक्सिंग होना चाहिए? आपके विचार से क्या होना चाहिए? और जिस प्रकार से एक थाली में अगर सिर्फ एक तरह का अगर भोजन हो तो वो सही बैलेंस डाइट नहीं कहलाई जा सकती है। चूँकि मैं जूलॉजी का विद्यार्थी हूँ इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, तो उसी हिसाब से एक थाली में अगर हम लोग एक उत्तर की तरह लें तो हर चीज़ का सही तरीके से मिश्रण ही उसे एक बैलेंस्ड डाइट एवं बैलेंस्ड आंसर बनाता है। तो शुरुआत हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन से। अगर सबसे पहले मैं एक जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया था वुमेन एम्पावरमेंट से एवं उनसे जुड़ी हुई समस्याओं से जुड़ा हुआ एक सवाल था, तो उस पर सबसे पहले आपके पास में अगर कोई डाटा है और इंट्रोडक्शन है तो आप डाटा को इंट्रोडक्शन में फिट करेंगे। उसके बाद में जो समस्याएं हैं उनकी आप जो है चर्चा करेंगे। उसके बाद में पॉइंट्स पे अगर शुरुआत में आप पैराग्राफ पे रख सकते हैं, उसके बाद में आप पॉइंट्स पे कुछ मेंशन कीजिए, कॉज हो गए, इफेक्ट्स हो गए, सरकार की क्या क्या स्कीम है वो आप मेंशन करेंगे। तो जिससे जो पेज को वो आपके तकरीबन 20 या 30 पेज आप अगर लिख रहे हैं पूरे आंसर में, आपके सारे आंसर्स मिला करके, तो एक वेरिएशन दिखना चाहिए, नयापन दिखे उन्हें जिज्ञासु लगे कि नहीं हमें देखना चाहिए कि बच्चे ने क्या लिखा है। तो उस हिसाब से होना चाहिए कि मैप है, फ्लो चार्ट का सही इस्तेमाल करें। ऐसा भी नहीं कि हर पेज का फ्लो चार्ट बना दे रहे हैं, मैप बना दे रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है तो भी। तो आप लोगों को एक सही मिश्रण मैं समझता हूँ कि अगर हो कॉपी में तो बहुत अच्छा है। सिर्फ एक पॉइंट बेस्ड या पैराग्राफ बेस्ड नहीं, सभी चीज़ों का सही मात्रा में मिश्रण ही एक अच्छा आंसर बनाता है। तो देखिए जैसा कि आपने बताया कि आंसर लिखने के लिए प्रैक्टिस पर डे होना चाहिए। बिल्कुल, एक आंसर 2 आंसर आप लिखिए। सबसे पहले आप अगर सिलेबस बच्चे अगर पूरा कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद में वो लिख सकते हैं। डेली 1 या 2 आंसर अगर लिखें तो धीरे धीरे करके वो। मान लीजिए जैसे कि बहुत सारे सर्विस वाले हैं, उनके पास टाइम की कमी होती है, तो वो अगर पर डे 2 क्वेश्चन लिखे तो दिक्कत हो सकती है, उनके पास टाइम का इशू है, तो क्या उनको क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए? मैं ऐसा समझता हूँ कि पर डे 1 या 2 आंसर लिखने का समय अगर आप सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में है तो आपके पास होता है। अच्छा, बहुत कोई सिनॉप्सिस बनाते हैं, क्या आप बनाएंगे? बहुत कम। अच्छा, मैंने बहुत ज़्यादा सिनॉप्सिस पे वर्क नहीं किया था। अच्छा। बेसिकली मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था और बहुत कम समय था मेरे पास इस फील्ड पे जेपीएससी से रिलेटेड काम करने का। तो मैंने मुख्य रूप से मैंने जो 50 दिन या 60 दिन हमें मिले थे उस पर ही मैंने अपनी मेंस की प्रिपरेशन मुख्य रूप से जेपीएससी ओरिएंटेड की थी। परंतु मैं यहाँ एक नोट करना चाहूँगा इस बात को कि सिर्फ 50 या 60 दिन में जेपीएससी मेंस की तैयारी करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैं दूसरे मेंस की तैयारी कर रहा था, इसी वजह से मैं कर पाया। क्योंकि अगर कोई न्यू फ्रेशर नहीं वो एकदम तो वो पॉसिबल नहीं। देखा जाए तो जेपीएससी का सिलेबस यूपीएससी के सिलेबस से भी काफ़ी फास्ट रहा है। ये बात तो सभी बोलते हैं और उससे भी बड़ा है। ये बात अलॉन्ग विथ यूपीएससी का सिलेबस आपको स्टेट स्पेसिफिक पूरा पढ़ना है मेंस में,
ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो जैसे कि मेंस और पीटी के दौरान तो समय बहुत कम मिला, लेकिन जब आप लोग मेंस लिखे उसके बाद लंबा 1 साल का टाइम लग गया, तो इस दौरान आप रेनेसाई से कैसे जुड़े? मैं सर से लगातार संपर्क में था और मतलब कैसे आगे की स्ट्रेटेजी हो, आगे की प्रिपरेशन कैसा हो, तो उस रिगार्डिंग सर से मेरी बात होती रही। इसके अलावा संस्था की तरफ से भी वीडियो कॉल के माध्यम से भी हमेशा, मतलब इंटरव्यू के पहले भी, इंटरव्यू के बाद भी, इस पूरे दौरान सबसे अच्छी बात है कि जो क्वेरीज हमारी होती है उस पर तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं। मैं खुद जब मॉक इंटरव्यूज़ के लिए आ रहा था तो यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं था कि सर लोग आप लोग सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है, बच्चा सेटिस्फाइड है या नहीं, वो नहीं, उससे नहीं। आप यहाँ पर इस संस्थान की सबसे बड़ी खासियत जो मुझे लगी कि बच्चे के या स्टूडेंट के सेटिस्फैक्शन लेवल के ऊपर काम किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर इतने ज़्यादा मेंस के बाद जब रिजल्ट आया, मैंने इतने ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ दिए, तो मुझे जो मेन इंटरव्यू था मुझे वो एकदम आसान सा लगा। तो यहाँ पर जो इंटरव्यू बोर्ड था, चाहे आप ऑफलाइन भी अटेंड करें और ऑनलाइन भी अटेंड किए, तो आपको क्वेश्चन का वेरिएशन क्या लगा? उसको आपको मतलब मेंस तक इंटरव्यू, रियल इंटरव्यू तक जाने में कितना हेल्पफुल रहा है का मटेरियल? वो बहुत अच्छा रहा। तकरीबन 3 या 4 सवाल तो ऐसे रहे जो मुझे एकदम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वहाँ पूछे गए, और ये कोई ऐसे रैंडम सवाल, इंट्रोडक्शन या हॉबी के सवाल नहीं थे। यहाँ पर मुझे जैसे कि CNT SPT से जुड़े हुए सवाल पूछे गए। यहाँ पर मुझे सरकार की जो योजनाएं हैं उनका वर्ष जो यहाँ पर मुझे पूछे गए थे, और सौभाग्यवश वो सवाल मुझे वहाँ भी पूछे गए। झारखंड सरकार के विषय में जो सवाल यहाँ पूछे गए, उनसे जुड़े हुई योजनाएं जो पूछी गई पहाड़िया समुदाय के प्रति, तो इस तरह की कई सवाल मुझे वहाँ भी पूछे गए। और सबसे अच्छी बात जो इस संस्थान की जो मुझे लगी, जो मैं पर्सनली किसी को भी मैं सलाह करूँगा कि अगर आप इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं तो आप बेझिझक आप जाएँ। और मेंस के लिए तो मैं उतना ज़्यादा सर से नहीं जुड़ पाया था, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स को टाइम दिया जाता है। आप जब मेन जो हमारा इंटरव्यू है तकरीबन 25 मिनट के आसपास का चला, लेकिन यहाँ पर मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए वो तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा समय का था। और तो आपके बायोडाटा पर स्पेशल वर्क किया गया है ना, और आपको क्वेश्चन का वेरिएशंस दिया गया। बिल्कुल। आपके जो इश्यूज थे वो भी बताए गए, तो क्या आप उस सब पे काम कर पाए थे? जी बिल्कुल। मैंने हमेशा से जब भी इंटरव्यूज़ हुआ उसके बाद में आप लोगों ने जो भी रिव्यू यहाँ पर संस्थान के द्वारा मुझे बताया गया, तो मैंने कोशिश की कि मैं आने वाले जो अगला मैं मॉक इंटरव्यू दूँ उस पर कार्य करूँ एवं गलतियों को सुधारने की कोशिश करूँ, चेष्टा करूँ। तो जब आप यहाँ से बोला गया कि हाँ अब आप 100% आप जा सकते हैं, आप अच्छा दे सकते हैं, तो क्या आपको वो सेटिस्फेक्शन था? मुझे सेटिस्फैक्शन था, क्योंकि इस बात का था क्योंकि संस्थान से हर वर्ष काफ़ी अच्छे रैंक पे विद्यार्थी जो हैं चयनित होते रहे। एक स्टूडेंट के तौर पर तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं मन में एक डर था ही, लेकिन सर ने, मैं एकदम, आप अगर कहें मैं ऑन कैमरा मैं अपना मोबाइल दिखा सकता हूँ, क्योंकि सर ने बाकायदा ये कहा था मुझे कि शुभम जी आपका अच्छा रैंक आएगा, अच्छे रैंक के लिए शुभकामनाएं। सर बिल्कुल श्योर थे, मैं ही अनश्योर था। सर भी श्योर थे। सर ने जितना इंटरव्यू दिया, आपका इंटरव्यू लेने के दौरान ये फील हुआ था कि आपका डेप्थ बहुत अच्छा है ना, तो लगा था कि हर सेक्शन से आपको सुधारा जाए, आपको बेहतर किया जाए, आपको प्रिपेयर किया जाए। तो आने वाले जैसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेशर्स भी हैं, या बहुत सारे हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उनको रेनेसाई से जुड़ना चाहिए आपके विचार अनुसार? देखिए, मैं इस संस्था में मैं काफ़ी कम समय की जो सीमा होती है, काफ़ी कम वक्त मिला था, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जुड़ पाया था। लेकिन जैसे कि हम लोग, एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जैसे कि अगर जब घर पे चावल बनता है तो उसको बनाने के लिए, जब वो पक गया है नहीं, वो देखने के लिए पूरे चावल के हर एक दाने को देखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक चम्मच निकालें, आप उसे देख लेते हैं चावल पका है या नहीं। मैं काफ़ी कम समय के लिए संस्थान से जुड़ा, परंतु इसी पे ही मेरा एकदम दृढ़ विश्वास है कि आपका रिजल्ट तो आपकी मेहनत पर है, परंतु यहाँ पे जो टीचर्स हैं उनके द्वारा आपके लिए जो मेहनत होगी उस पर किसी तरह की कमी और कोताही नहीं जाएगी, बढ़ती नहीं जाएगी। इस पे मैं बिल्कुल श्योर हूँ। आपका रिजल्ट, आपके मेहनत, आपके कहीं ना कहीं भाग्य, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर है, परंतु संस्थान के द्वारा जो मेहनत किया जाएगा आपके प्रति, उस पर यहाँ पर कोई कोताही नहीं बरती जाती। इस पर मैं पूरा श्योर हूँ, क्योंकि इंटरव्यू से पहले एवं इंटरव्यू के बाद भी जो काफ़ी सारे संस्थान से हम लोग, मतलब अलग अलग जो है लोग जुड़े रहे हैं, हम देखे भी कि ठीक है इंटरव्यू आपने दिया और आपका रिश्ता वहीं तक था,
परंतु इसी संस्थान ऐसा था कि रोज़ वीडियो कॉल के माध्यम से हम लोग जुड़े रहे, क्वेरीज रही हमारी, और हम लोग ऐसे भी अदर देन स्टडीज़ जो भी क्वेरी रही आप लोगों ने हमारा समाधान किया। इसके लिए मैं हमेशा इस संस्थान का ऋणी रहूँगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आप एज अ ऑफिसर आ चुके हैं, अब तो आपकी बहुत सारी प्रायोरिटी होगी। क्या करना चाहिएगा आप झारखंड में जब भी किसी भी ब्लॉक में जाएं तो कुछ खास सुधार करना चाहिएगा? मैं सबसे पहले मैं जो है लोगों तक वो संवाद, मैं लोगों तक पहुंचना चाहूँगा सबसे पहले, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर सरकार के ही हम लोग एक अंग अब बन गए हैं तो सरकार अगर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी समस्याओं का हम लोग समाधान कर सकते हैं। अगर विस्थापन की समस्या है, झारखंड की एक बहुत बड़ी समस्या है, तो अगर हम लोग कौशल विकास के माध्यम से अगर हम लोग क्षेत्र के निवासियों तक पहुंचते हैं, या फिर स्टूडेंट्स जो रहे हैं, जो युवा वर्ग है, उन तक हम लोग निःशुल्क तैयारी का जो है कार्यक्रम शुरू करते हैं, तो सरकार के प्रति एवं सिस्टम के प्रति लोगों के बीच में एक रिश्ता बनेगा, लोग जागरूक होंगे, और अल्टीमेटली मैं समझता हूं कि लोग अगर पारस्परिक विश्वास करें एक दूसरे पर, समाज में के प्रति, सिस्टम के प्रति, तो मैं समझता हूं कि हमारा राज्य काफ़ी अच्छा जाएगा, काफ़ी अच्छा आगे करेगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी सोच बहुत अच्छी है और मुझे उम्मीद है कि आप इस सोच पर काम करेंगे, और आप जिस उद्देश्य से आज चयनित हुए हैं उसको भविष्य में दिखना चाहिए कि हाँ ऐसा काम हो रहा है। बिल्कुल, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आप आने वाले जो जेपीएससी अभ्यर्थी हैं जो जेपीएससी एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन्हें मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसे मतलब कि मैंने रातों को जाग कर देखा है, मैंने रातों को जाग कर देखा है, सुबह आने में कई साल लगते हैं। आप मेहनत कीजिए, मेहनत का वाकई में कोई विकल्प नहीं है। एक दिन पहले तक रिजल्ट आने की, एक मेरे अभी रोंगटे खड़े हो रहे हैं उस क्षण को याद करते हुए। तो मैं जब एक दिन पहले तक मैं तैयारी कर रहा था और प्रिपरेटरी फेज में था कि क्या होगा नहीं होगा, अनिश्चितता का माहौल था, तो और अगले ही दिन रात तकरीबन 2:30 बजे के आसपास मुझे सूचना मिली कि रिज़ल्ट आ गया है, और 2:45 बजे के आसपास में मैंने रिज़ल्ट देखा अपना, और उसके बाद में मैं, चूँकि काफ़ी रात्रि का वक्त था तो मैं नहीं उतना सारे लोगों को सूचित कर पाया, तो मैं छत पे टहल रहा था और सुबह धीरे धीरे हो रही थी। तब मुझे ये एहसास हुआ कि ये सुबह कुछ अलग है, कुछ दूसरी है, कुछ नया है इसमें। हाँ, तो तब मुझे ये बात लगा कि आप एक सुबह आने में कई साल लगते हैं और आप लगे रहिए, कंसिस्टेंसी ही की है। आपको सबसे पहले यह मानना होगा कि आप सक्षम हैं। अपने पर विश्वास कोई भी तभी कार्य कर सकता है जब आप उसके अंदर में विश्वास हो, और जब तक कोई फाइनली सेलेक्ट नहीं होता है लोग उसको प्रमोट करते भी नहीं है ना, कोई स्टूडेंट्स को बताया जाता है ना, उनको विश्वास होना चाहिए कि हाँ वो कर सकते हैं, तो और हार्ड वर्क। हाँ, हार्ड वर्क। आपके जो शिक्षक हैं वो एक बता देते हैं कि आप में है कि नहीं क्वालिटी, और आपके अंदर का विश्वास और आपके जो शिक्षक हैं उनका विश्वास, ये दो मिलकर एक काफ़ी डेडली कॉम्बिनेशन बना देते हैं। फिर आपको समाज के तानों का, किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ये कोई, मैं सबको ये कहना चाहूँगा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं। आपके पास सिलेबस है, आपको मार्गदर्शन देने के लिए रवि सर हैं, मैम हैं, आप लोग हैं, कई सारे वरिष्ठ शिक्षक हैं, और अगर संस्थान के द्वारा हमें बुलाया जाएगा तो हम लोग बिल्कुल अवेलेबल रहेंगे। तो बिल्कुल, तो हम लोग अगर समाज को कुछ दे सकें, क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत सारे लोगों से मार्गदर्शन लिया है। इसी संस्थान की जो आशा मैम है, तो उनकी कॉपीज़ मैंने दर्जनों बार देखी है। तो हम लोग, अब उन्हें तो मैं अपनी कॉपीज नहीं दिखाऊंगा दोबारा जा करके, तो जो भी स्टूडेंट्स आएंगे हम उनके लिए, अब हम लोग उनसे हम लोग बात करेंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अपना मेहनत कीजिए, अच्छे शिक्षक आपको मिले हैं, ये भाग्य की बात है, क्योंकि अच्छे शिक्षकों का मिलना बिल्कुल ही भाग्य की बात है, मैं ये मानता हूँ। और मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। और एक सपना टूटता है दूसरा गढ़िए, अपने आप को बढ़ाइए, अपने आप को एरिया वाइड कीजिए और सफलता निश्चित मिलेगी। बिल्कुल, मेरी शुभकामनाएं सभी को, और आपको भी आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा काम कीजिए, अपना नाम रोशन कीजिए, पूरे झारखंड को, पूरे देश में एक प्रतिष्ठित जगह प्रदान कीजिए, है ना, क्योंकि आप ऑफिसर्स ही इसको बना सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, रेणुका IAS की तरफ से, सर की तरफ से, है ना। और उम्मीद करेंगे कि जब भी ज़रूरत हो आप अपने जो भी जूनियर्स हैं उनको हेल्प करें। बिल्कुल बिल्कुल, समाज को लौटाने का हमें यह मौका मिला है, इसके लिए ईश्वर का, अपने गुरुजनों का, माता पिता का और इस संस्थान का मैं हमेशा से धन्यवाद करता हूँ, एवं उनका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा। ठीक है, थैंक यू, समय निकालें।